नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री और ग्वालियर चंबल अंचल के एक छत्र नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों मजबूर हैं। वे इतने मजबूर हैं कि उनके अपने खासम खास, उनके सिपह सालार उनसे भरी सभा में मांग कर रहे हैं कि महाराज सीमा रेखा लांघिए। ये हालात क्यों बने हैं, इसकी पड़ताल बाद में करेंगे। पहले ये जान लीजिए कि जिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की तूती ग्वालियर चंबल से लेकर भोपाल में बजती थी, वे इन दिनों सरकार में होते हुए, केंद्र में मंत्री होते हुए हैरान परेशान हैं और मजबूर हैं। दरअसल में 2 दिन पहले ग्वालियर में एक कॉलेज में समारोह था। उसके मुख्य थे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। मंच पर मौजूद थे डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में शामिल कैबिनेट मंत्री, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। आप सब जानते हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे खास नेताओं में से एक हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मंच पर जो भी कुछ कहा, उससे राजनीतिक हलकों में सनसनी फैल गई है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि ग्वालियर अंचल तरक्की की होड़ में पिछड़ता जा रहा है। जो ग्वालियर 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश बनते समय इंदौर, भोपाल, जबलपुर से आगे था, वो लगातार पिछड़ रहा है। इसके साथ उन्होंने जो कुछ कहा वो बेहद चौंकाने वाला है। आइए सीधे प्रद्युम्न सिंह तोमर की जुबानी सुन लेते हैं कि वे किस तरह अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मजबूर बता रहे हैं और साथ में आगे बढ़कर सीमा लांघने की मांग कर रहे हैं। आज हमारा ग्वालियर थोड़ा पीछे जा रहा है, और जब ग्वालियर की उन्नति, हमारे ग्वालियर की उन्नति होगी तो आपकी उन्नति होगी कि नहीं होगी? अगर मेरी बात से सहमत हो तो उठाओ हाथ, नहीं हो तो मत उठाना। तो फिर इस ग्वालियर को नंबर 1 बनाने के लिए मेरी महाराज श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी साहब आपसे सेवक की विनती है कि आपको आगे आना ही पड़ेगा। कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, उस सीमा रेखा को आपको ही लांघना पड़ेगा। इस सेवक की इतनी विनती है कि हजारों बच्चियां जो बैठी हैं, इनका भविष्य आपके ऊपर है, और ये सेवक आपको विश्वास दिलाता है कि आपने एक चीज और कह के बस 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। महाराज, आज ये प्रद्युम्न सिंह तोमर यहां खड़ा हुआ है, मेरा जैसा साधारण व्यक्ति, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, बहुत ज्यादा पैसे वाला नहीं, पर एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाने। तो आपने सुना कि प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने नेता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज साहब से मांग कर रहे हैं कि आपको ग्वालियर को नंबर 1 बनाने के लिए आगे आना पड़ेगा। हो सकता है आपकी कुछ मजबूरियां हों, लेकिन आपको सीमा रेखा लांघनी पड़ेगी। इस कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। जरूर ग्वालियर में और कुछ करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हम सब इस पर लगेंगे साथ में मिलकर। इसके बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी पत्रकारों से बातचीत की और अपनी बात दोहराई। हमने स्पष्ट रूप से आग्रह किया है कि श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलकर के इस ग्वालियर अंचल के लिए औद्योग की जो नगरी थी फिर औद्योगिक नगरी बने, उसके लिए मिलें, बात करें ग्वालियर के। ज्योतिरादित्य सिंधिया से सीमा लांघने वाली अपील के मायने निकाले जाने लगे हैं। राजनीतिक हलकों में ये कयास शुरू हो गए हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में सहज नहीं है? क्या वे ग्वालियर के विकास कार्यों के लिए, उसके औद्योगिक विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार से काम नहीं करवा पा रहे हैं? वे कौन सी मजबूरियां हैं जिनका जिक्र प्रद्युम्न सिंह तोमर कर रहे थे? और सीमा रेखा लांघने की बात तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। आप सब जानते हैं कि राजनीति में सीमा लांघने का अर्थ क्या होता है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे
तब वे कमलनाथ सरकार के खिलाफ आखिरी दिनों में पार्टी छोड़ने से पहले नाराज चल रहे थे। एक मौके पर उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वे सड़क पर उतर जाएंगे। इसके जवाब में कमलनाथ ने कह दिया था तो उतर जाएं। और उसके बाद आप सब जानते हैं कि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी थी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। इससे पहले वे लगातार 20 साल कांग्रेस में रहे। अपने पिता माधवराव सिंधिया की मृत्यु के बाद गुना शिवपुरी सीट से लगातार 4 बार लोकसभा में पहुंचे थे। दोनों बार यूपीए की सरकारों में मंत्री रहे थे, लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर केपी यादव के हाथों हार गए थे। उसके बाद उन्होंने दल बदल किया, बीजेपी में गए, राज्यसभा में पहुंचे, मंत्री बने और 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़े, जीते और अब फिर से मंत्री हैं। इसके बावजूद, केंद्र में मंत्री होने के बावजूद, वे कौन सी वजह हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से अब वे मजबूर दिखाई दे रहे हैं? उनके मजबूर होने की बात किसी कांग्रेस नेता ने नहीं कही है। भरी सभा में, माइक पर, मंच पर उनके ही सिपह सालार प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कही है। तो इन मजबूरियों की पड़ताल शुरू हो गई है और इसकी एक बड़ी वजह जो सामने आई है वो ये है कि ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं भारत सिंह कुशवाहा, वे नरेंद्र सिंह तोमर के खेमे के नेता हैं। नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन तोमर और सिंधिया के खेमे में हमेशा से रार तकरार चली आ रही है। खास बात यह है कि जब से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से, जब सिंधिया गुना शिवपुरी से सांसद बने और भारत सिंह कुशवाहा उन्हीं की पार्टी से, बीजेपी से ही ग्वालियर से सांसद चुने गए, उसके बाद से ग्वालियर के विकास कार्यों को लेकर भारत सिंह को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसा भी मौका आया जब प्रशासनिक बैठक में भारत सिंह कुशवाहा ने साफ कहा कलेक्टर से, कमिश्नर से कि ग्वालियर का सांसद मैं हूं, इसलिए ग्वालियर के बारे में मुझसे बात की जाएगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं। इस तरह की तकरार के अलावा भी प्रदेश सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया की उस तरह नहीं चल रही है जिस तरह कांग्रेस की सरकार में उनका भौकाल था। इस तमाम परिस्थिति में शायद प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने नेता सिंधिया जी की मजबूरियों को समझ रहे हैं और सीमा रेखा लांघने की मांग कर रहे हैं। देखना होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया सचमुच में सीमा रेखा लांघते हैं, बगावत करते हैं, प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार में अपने हक की, ग्वालियर के हक की, ग्वालियर के औद्योगिक विकास की लड़ाई लड़ने के लिए सचमुच में आगे आते हैं या इसी तरह घुटते रहते हैं। लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए भी परेशानी का सबब है। क्योंकि अगर ग्वालियर में विकास नहीं हो रहा है, वहां तरक्की नहीं हो रही है, वहां सुविधाएं नहीं बढ़ रही हैं और ये आरोप एक मंत्री लगा रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि इसके लिए प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार है। और डॉक्टर मोहन यादव सिर्फ प्रद्युम्न सिंह तोमर या सिंधिया खेमे के मंत्रियों और विधायकों से ही परेशान नहीं है, बल्कि अपनी ही पार्टी के दूसरे विधायकों की घेराबंदी से भी इस वक्त उनके माथे पर पसीना छलक आया है। 2 वाकये आपको बता देते हैं। पहला मामला है आलोट के विधायक प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय के बयान का। प्रोफेसर मालवीय पहले सांसद रह चुके हैं और इस दफा उन्हें विधानसभा में चुनाव लड़वा दिया गया और इस वक्त वे विधायक हैं। विधानसभा में बजट सत्र में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि पूरी सरकार घिर गई है। आप सब जानते हैं कि आने वाले सालों में उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन होने वाला है। उसके लिए सरकार किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर रही है। वहां पर स्थायी निर्माण कार्य का प्रस्ताव है, जबकि किसानों की वो जमीन
साधु संतों के और श्रद्धालुओं के रहवास के लिए अस्थायी निर्माण कार्य के लिए चिन्हित थी। चिंतामणि मालवीय ने अपनी सरकार को घेरते हुए विधानसभा में आरोप लगाया कि सिंहस्थ के नाम पर उज्जैन में कोलोनाइजर और माफिया अफसरों के साथ मिलकर जमीनों का खेल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं, लेकिन इसके आगे उन्होंने जो कुछ कहा वो बेहद गंभीर है। प्रोफेसर मालवीय ने कहा कि भले ही कोई व्यक्ति इस तरह की जमीनों की बंदरबाट से 20,000 करोड़ कमा ले, लेकिन वो याद रखे कि कफन में जेब नहीं होती। ये बेहद गंभीर आरोप था। पार्टी का ही विधायक अपनी ही सरकार की प्रशासनिक इकाइयों पर इस तरह के गड़बड़ झाड़े का आरोप लगा रहा है। लेकिन इस आरोप के बाद खुद चिंतामणि मालवीय संकट में फंस गए हैं। पार्टी ने, सरकार ने उनकी शिकायत आला कमान से कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक यह मामला पहुंचा और उनके निर्देश के बाद प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की तरफ से विधायक प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय को नोटिस जारी किया गया है। उनसे कहा गया है कि अपने कहे पर 7 दिन के भीतर माफी मांग लें, अन्यथा निलंबन के लिए तैयार रहें। यद्यपि प्रोफेसर मालवीय ने कहा है कि उन्होंने जो कुछ कहा वो पार्टी का मामला नहीं है, वो विधानसभा के भीतर का मामला था, इसलिए वे माफी नहीं मांगेंगे। अब देखना होगा कि पार्टी आने वाले दिनों में जब 7 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद उनके खिलाफ क्या कदम उठाती है। क्या वे पार्टी से निलंबित किए जाएंगे या उन्हें एक मौका दिया जाएगा। अब दूसरा मामला जान लीजिए। यह मामला भी पार्टी के अपने विधायक की तरफ से उठाया गया है। विधायक का नाम है श्रीमती रीति पाठक। वे सीधी से विधायक हैं। संयोग से वे भी पहले सांसद रह चुकी हैं। उन्होंने विधानसभा में बजट सत्र में सरकार को घेरते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल हैं, बदहाल हैं। आमतौर पर रीति पाठक के निशाने पर उनके अपने अंचल के नेता और सरकार में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रहते हैं। इस बार भी उन्होंने राजेंद्र शुक्ल पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र में सीधी में स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं की जा रही हैं, जो कि आपका विभाग है। इसके साथ साथ उन्होंने कटाक्ष किया कि आपने अपने क्षेत्र में विमान सेवा शुरू करा ली है और हमारे क्षेत्र में अब तक ट्रेन भी ठीक से नहीं पहुंची है। इस पर राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि प्लेन यानी विमान सेवा, हवाई जहाज मेरे लिए नहीं शुरू हुई है, वो सबके लिए है। हमारे यहाँ लोग आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं। इंडस्ट्री एरिया भी नहीं है, अभी तक हमारे यहाँ ट्रेन भी नहीं पहुंच पाई है। और बगल के जिले में तो आप जैसे आदरणीय जनप्रतिनिधि ने तो वो शुरू कर दिया अपना वायुयान सेवा, लेकिन हम लोग तो वैसे ही बैठे हैं बेचारे बन के। इसलिए आपके विशेष दृष्टि की आवश्यकता है। मैं चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि इसको सरकार संरक्षण में ले, पीपीपी मॉडल इसमें खत्म कर दे और इसमें शीघ्र कार्यवाही। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो उड्डयन की जो नीति है, उसमें 200 किलोमीटर पे ही एयरपोर्ट बन सकता है। तो संभागीय मुख्यालय में एयरपोर्ट यदि बना है तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बना, आपके लिए भी बना है। आप उसका पूरा उपयोग करिए और राजेंद्र सिंह जी भी उसका पूरा उपयोग करें। माननीय राजेंद्र सिंह जी, दो प्लेन चल रहे हैं भोपाल से रीवा और तीसरा रीवा से इंदौर चलने वाला है 72 सीटर वाला। तो ये सब आप ही लोग के लिए किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर रीति पाठक सरकार को और अपने ही क्षेत्र के दिग्गज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को घेरने का कोई मौका नहीं चूकती। इससे पहले एक कार्यक्रम में मंच पर एक सार्वजनिक समारोह में उन्होंने स्थानीय अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के लिए आई हुई 7 करोड़ की रकम के गायब हो जाने का मामला भी उठाया था। तब उन्होंने मंच से पूछा था कि जो रकम उन्होंने अपनी निधि से दी है वो 7 करोड़ की रकम कहां चली गई। तो इस तरह डॉक्टर मोहन यादव की सरकार एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज और उनके समर्थकों के तेवरों से घिरी हुई है, दूसरी तरफ पार्टी के दूसरे विधायक भी गाहे बगाहे
मौका बेमौका सरकार को ही घेरते रहते हैं। विधानसभा से लेकर सड़कों तक पर सरकार और सरकार के कामकाज पर निशाना साधने वाले बयान देते हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों का रवैया कौन सा रुख अख्तियार करता है। क्या सचमुच ज्योतिरादित्य सिंधिया धीरे धीरे करके एक बार फिर बगावत की राह पर बढ़ रहे हैं? राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्षों कांग्रेस में रहे हों वे दल बदल कर सकते हैं, तो वही ज्योतिरादित्य सिंधिया 4-5 साल बीजेपी में रहकर एक बार फिर दल बदल कर लें तो किम आश्चर्य। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।